नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। इसी के मद्देनज़र आज हम जयपुर में आए हैं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के इमाम चौक में, जहां पे अपने एडवोकेट हैं गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि रामगंज ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे राजनीति चर्चा में बात करते हैं कि रफ़ीक खान, जो कि इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है और इस वक्त उनका विरोध भी हुआ है, तो ये विरोध क्यों हुआ है और कैसे हुआ है, इसके बारे में इनसे हम जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि आगे इनकी क्या रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जन अधिकार चैनल का बहुत बहुत आभार। अभी आपने कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विकास पुरुष, बिल्कुल सही कहा। न सिर्फ आदर्श नगर में बल्कि पूरे राजस्थान में विकास पुरुष के नाम से हमारे लोकप्रिय विधायक रफ़ीक खान साहब जाने जाते हैं। 2018 में जब आप विधायक बने तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय थी। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। 10 साल जब ये जोरी बाजार क्षेत्र था और 10 साल जब ये आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र था। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने परचम लहराया। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं पूरे आदर्श नगर की जनता को कि 2018 में जो वादे कांग्रेस पार्टी ने विधायक रफ़ीक खान साहब ने किए थे, उन वादों को पूरा किया। चाहे वो क्षेत्र चार दीवारी का हो, चाहे वो क्षेत्र आदर्श नगर के जनता कॉलोनी जवान नगर का क्षेत्र हो, चाहे आगरा रोड का ग्रामीण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सीवर, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, हर क्षेत्र में विधायक रफ़ीक खान साहब ने काम किया। कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग हैं जो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस बार चुनाव में 2023 में रफ़ीक खान साहब को टक्कर देने का। तो कुछ लोग हैं जो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पूरा आदर्श नगर की जनता, हर जाति समुदाय विधायक रफ़ीक खान साहब के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है, जहां पहले वो 12,500 वोटों से जीते थे, इस बार 25,000 प्लस वोटों से आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र हम जीतने जा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया, एजुकेशन के मामले में माइनॉरिटी क्षेत्र, चाहे वो हवा महल हो, आदर्श नगर हो या किशन पोल हो, वो पिछड़ा हुआ पहले भी था और अभी भी है। क्या कारण रहा है कि एजुकेशन को लेके तीनों ही जो विधायक हैं वो कोई ज़्यादा खास नहीं कर पाए हैं? देखिए, यहाँ पर जब 2018 में राजस्थान में सरकार बनी तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब एक योजना लाए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करी। आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हमारे विधायक रफ़ीक खान साहब ने। 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल का कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि आज देश और दुनिया में अगर हमें कंपटीशन में जाना है, आगे बढ़ना है, देश का, समाज का नाम रोशन करना है, तो हमें बेहतर एजुकेशन चाहिए, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन चाहिएगी। उसके मद्देनज़र पूरे आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 8-9 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। आने वाले समय में आप इसका असर देखेंगे। जब जैसे आपने बताया 9 खुले हैं, ये तो जो पुराने स्कूल थे उनको ही डेवलप किया गया है, नए स्कूल नहीं खोले गए हैं। इसका क्या वजह रही है? देखिए, नए स्कूल आगरा रोड पे एक कॉलेज की स्थापना हुई है। ये माइनॉरिटी क्षेत्र की मैंने बात की है। जो माइनॉरिटी क्षेत्र, जो हमारा ही क्षेत्र है, जैसे ये अपना पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे, या ईदगाह के क्षेत्र में जो है, वहाँ पे किसी भी तरह की जो एजुकेशन के मामले में पुराने जो स्कूल हैं उनको डेवलपमेंट तो कर दिया गया, लेकिन नए स्कूल नहीं खोले गए, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेस की सरकार है। देखिए, आप सब समझते हैं, हम जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, चार दीवारी क्षेत्र की, बहुत कंजेस्टेड क्षेत्र है। यहाँ 2-5 गज ज़मीन निकालना सरकारी बहुत टेढ़ा काम है। यहाँ सरकारी ज़मीन है नहीं। जो ऑलरेडी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, हम उन्हीं में कुछ बेहतर कर सकते हैं, उनमें अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं, उनमें अच्छे टीचर्स की फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, और कुछ बेहतर जो भी हम कर सकते हैं उसी में कर सकते हैं। ईदगाह की हम बात करें, ईदगाह में वन विहार स्कूल चलता था सरकारी, जिसको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। उसके साथ साथ वहाँ पर साइंस फैकल्टी नहीं थी। वहाँ पर विधायक रफ़ीक खान साहब ने अपनी कोशिश से, लोगों की डिमांड थी कि सर हमारी
बच्चों को साइंस पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है या प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ता है, बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है। तो इन बातों को देखते हुए वहाँ पर वन विहार स्कूल में साइंस फैकल्टी विधायक रफ़ीकांत साहब लाए। यहाँ पर कलियाकोटा स्कूल है, बहुत दयनीय स्थिति, पिछले 20 साल यहाँ पर बीजेपी के विधायक रहे हैं, कोई काम नहीं करा पाए। कलियाकोटे का स्कूल जो था खंडर की तरह था। अभी आप वहाँ जाकर देखें तो एक तरफ वहाँ बिल्डिंग बन चुकी है, कई कमरे बन चुके हैं और अभी लेटेस्ट 3.5 करोड़ रुपए विधायक कोष से वहाँ पर सेंक्शन किए जा चुके हैं। 3.5 करोड़ रुपये का वहाँ काम चल रहा है। उसके अलावा दवाब खाना स्कूल की हम बात करें, दवाब खाना स्कूल की भी स्थिति बहुत दयनीय थी। आज वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी करंट में भी डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ कई कमरे तैयार हो गए हैं और काफ़ी कमरे वहाँ तैयार हो रहे हैं और उस स्कूल को भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया। उसके साथ साथ हम बात करें RSC में एक स्कूल था जिसका कोई पता नहीं था, आप देखेंगे वहाँ पर आज RSC में भी एक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किया है। RSC में बहुत अच्छा स्पेस है, बड़ा सारा स्कूल है। हमें पूरा यकीन है कि आने वाले समय में चौखड़ी के क्षेत्र के लोग भी इस स्कीम का, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कीम का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। चलो मान लेते हैं। एक बात और है, आपकी जो छवि है वो हमने लोगों से जिस तरह से सुना है कि काफ़ी गर्म मिजाज के व्यक्ति रहे हैं आप, और इस मामले में कई बार आपने अपने ही कार्यकर्ताओं से झड़प भी की है और बीजेपी में भी आपका आना जाना रहा है। तो क्या बीजेपी को छोड़ने का आपका यही कारण रहा है कि जो गर्म मिजाजी थी आपकी, सामने वाले की गुलामी नहीं करना? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं शायद आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, ऐसी कोई झड़प या मिजाज की कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोई आदमी आधारहीन बात करता है, बिल्कुल तथ्यों से परे जाकर कोई बात करता है, तो उसको जवाब देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि एग्रेसिव भी हो जाते हैं जवाब देते हुए, कई बार पोलाइटली प्यार से भी समझाते हैं। जब कभी कोई बात प्यार से किसी की समझ में नहीं आती, थोड़ा एग्रेसिव समझाना पड़ता है। सब कार्यकर्ता एक साथ हैं। पूरा रामगंज ब्लॉक का मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे पार्टी ने रामगंज ब्लॉक का अध्यक्ष कुछ सोच कर ही बनाया है। आज यहाँ पर पहले संगठन के नाम पे स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी, आज बूथ पर भी हम टीमें तैयार कर रहे हैं। मंडल अध्यक्ष हमने बनाए हैं, वार्ड अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी घोषित हो गई है, कुछ दिनों में मंडल की कार्यकारिणी भी घोषित हो जाएगी। तो इतने लोग साथ जब ही चलते हैं जब आपका व्यवहार अच्छा होता है। और रही किसी कार्यकर्ता झड़प की बात, जो बात आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। पार्टी के कार्यक्रमों में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हजारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है चुनाव में अपने डिमांड रखने की, अब चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, तो समर्थक भी होते हैं। कई पार्टी में कोई विधायक साहब के समर्थन में, कुछ दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में, तो इस तरह की चीज़ें होती है, नारेबाजी हो जाती है, थोड़ी धक्का मुक्की हो जाती है। इससे कोई नहीं, सब पार्टी एक है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता से साथ में काम करेगी। और रही मेरे मिजाज की बात, तो आप मेरे साथ काफ़ी समय से आप मुझे जानते हैं, मेरा व्यवहार जानते हैं, कोई मिजाज गर्म नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर समझाना पड़ता है। वही कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कभी भी ऐसा भी करना पड़ता है। माइनॉरिटी क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नशे की। हमारे जो उप महापौर है असलम फारूकी, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वीडियो भी वायरल हो चुका है कि प्रशासन इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो जो छोटी छोटी कमेटियां बनती हैं, शायद आपके पास भी कोई कमेटी होगी इस चीज़ को लेकर, तो इस चीज़ में जागरूकता लाने के लिए आप लोग किस तरह के कदम उठाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल उठाया। आज समाज में सबसे बड़ा जहर अगर कोई फैलाया जा रहा है वो नशे का है। पिछले 20 साल से हमारी चौकड़ी में बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी के विधायक रहे हैं हमारे क्षेत्रों में। ये कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस का एक एजेंडा रहा है कि माइनॉरिटीज़ के नौजवानों को नशे की लत में लगाया जाए। और ये आज कोई साल 2 साल में नहीं हुआ, पिछले 20-25 साल धीरे धीरे काम करते करते आज ज़्यादातर समाज के नौजवान नशे की लत में पड़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये
किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। समाज मिलके हमारे समाज से नशे को दूर करने की कोशिश करे, उसके लिए मुहिम चल रही है। विधायक साहब भी अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को और जो भी इसमें संबंधित कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको समय समय वो आदेश देते हैं कि क्षेत्र में ऐसे लोग जो नशा बेचते हैं या नशे का कारोबार करते हैं या नशा सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और चल भी रही है। पहले के मुकाबले में अभी नशे का कारोबार करने वाले लोग बहुत छुप के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे लोग हमें बताते हैं कि फला परिवार से या फला घर में से या फला व्यक्ति नशे का काम कर रहा है, तो हम उसे आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आगामी चुनाव में आप लोगों का एजेंडा क्या होगा? देखिए, कांग्रेस का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, वो है विकास। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होता है बांटने की राजनीति करना, समाज को तोड़ने की राजनीति करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है विकास। राहुल गांधी जी ने जब देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो उन्होंने यही संदेश दिया कि एक पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया कि देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर हमें चलना है और एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में भी जो पहले के विधायक बीजेपी के रहे, उन्होंने यहाँ भी आदर्श नगर में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक मुद्दों पर हमेशा काम किया, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक रफ़ीक खान साहब ने राहुल गांधी जी के इस बात से इंस्पायर होकर आदर्श नगर विधानसभा में जो नफ़रत का बाज़ार था उसमें मोहब्बत की दुकान खुल रही है, जिसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति धर्म के लोग, SC, ST, OBC, जनरल सब लोग मिलकर आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है इस चुनाव में पहले से ज़्यादा वोटों से इतिहास रचेगा आदर्श नगर। अगर कांग्रेस की अगली बार सरकार बनती है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे चाय की दुकानें तो बहुत मिल जाएंगी आपको, लेकिन कंप्यूटर सेंटर नहीं मिलते हैं, तो क्या अगली बार अगर आपकी सरकार बनती है तो इस ओर आप ध्यान देंगे कि चाय की दुकान से ज़्यादा हम कंप्यूटर सेंटर खोल सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये स्थिति अगर आज हमारे क्षेत्रों में, मुस्लिम मोहल्लों में चाय की दुकानें खुल रही हैं, तो चाय की दुकान खोलने वाले भी हम लोग, चाय की दुकान भी हमारे लोगों की और चाय पीने वाले भी हम लोग। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी खुद की बनती है कि इस माहौल को हम खुद सुधारें। आज मेरे घर के आगे अगर कोई चाय की होटल खोलता है और हमारे समाज के बच्चे वहाँ कर बैठकर चाय पीते हैं रात को 2-2 बजे तक, 3 बजे तक, तो हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है समाज की, क्या हम उन लोगों से बात करें और इसमें सुधार करने की कोशिश करें। आज और रही सरकार की बात, तो सरकार तो एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आपके क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अब पढ़ाना नहीं पढ़ाना ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। सरकार का काम है आपके क्षेत्र में स्कूल खोलना। एक कई स्कीमें अल्पसंख्यकों के लिए सरकार चलाती है, जिसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एक अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने चला रखी है, जिसमें जो होशियार बच्चे हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेस में जाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना है। तो उसमें कंपटीशन है, उसमें जो काबिल बच्चे हैं वो अपना फॉर्म भरें। उसमें क्या होता है कि जो भी राजस्थान में या जयपुर में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, एलन है, आकाश है और इस तरह के कई इंस्टीट्यूट्स, उनमें उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बच्चे, बहुत गरीब बच्चा भी वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि इनकी फीसेस बहुत महंगी होती। तो सरकार तो योजना ला सकती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है उन योजनाओं का हम तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो यह भी हमारे साथ जुड़े हुए थे एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वो भी ऑल वाला। देखते रहें जन अधिकार न्यूज़।